हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। बहुत आसान है, सच में बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है ये। सर यदि आपको एडमिशन समझ आया है ना, तो रिटायरमेंट आपको चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। बहुत 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 आसान चैप्टर है। 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का एक आता है चॉइस में, 8 का एडमिशन में से, 8 का इसमें से, ठीक है। प्लस 4 नंबर 6 नंबर में भी कोई ना कोई क्वेश्चन इसका आ सकता है। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार चैप्टर रहने वाला है। आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना, आपको इस चैप्टर में सब कुछ पहले से आता है यदि आपको एडमिशन आता है। बट मैं इस अजम्पशन के साथ आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको एडमिशन आता है। मैं आपको ये चैप्टर फिर दोबारा से बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मेरे सामने कुछ नए बच्चे बैठे हों। मैं नहीं मान के चल रहा कि आपको एडमिशन आता होगा, मैं बिल्कुल रॉ में बात करूंगा। बस आप पेशेंस रख के बैठना, ये मत कहना सर ये तो हमें पहले से पता है, ये तो हमने एडमिशन में ही सीख लिया था। कोई बात नहीं, आपने सीख लिया था, बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको दोबारा से जो जो टॉपिक आएंगे दोबारा से, मैं दोबारा से वो सारे टॉपिक्स रिपीट करूंगा सही से। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? पक्का? ठीक है जी, चलें आगे। हाँ सर, चलो चलो आगे चलो। आओ जी, पढ़ना शुरू करते हैं। रिटायरमेंट क्या मतलब होता है? देखो बेटा, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया था तो एडमिशन हुई थी। आज हम 4-5 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर बीच में से फर्म छोड़ के जाना चाहता है, फर्म छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है जी। तो क्या होगा? लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। मींस सीजिंग टू बी अ पार्टनर, पार्टनरशिप सीज हो गई, खत्म हो गई। पार्टनरशिप क्या हो गई? खत्म हो गई। मींस सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, वो फर्म के पार्टनर्स की पार्टनरशिप क्या हो गई? सीज हो गई। आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यहां पे फर्म का दोबारा से गठन होगा, फर्म का दोबारा से गठन होगा, मतलब पुराना एग्रीमेंट पुराने पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाएगा। मान लो हम 5 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर हमारा चला गया, तो हम पांचों के बीच में जो पुराना एग्रीमेंट था वो क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। और हम चारों के बीच में अब एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। तो पुरानी एग्रीमेंट, पुरानी पार्टनरशिप डीड, पुरानी पार्टनरशिप कम्स इनटू द एंड, खत्म हो गई, सीज हो गई, बंद हो गई। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। आओ जी, मींस सीजिंग टू बी अ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को दोबारा से क्या करेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसे और क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। बेटे पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हुई। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होना हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये 4 चैप्टर्स क्या कहलाते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मींस कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और अब हमारे बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा। पार्टनरशिप खत्म हो गई, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप बन गई, पर फर्म अभी भी एग्जिस्ट करती है, फर्म अभी भी एग्जिस्ट करती है। पक्का? सबको समझ आ गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे सर बड़ा आसान सा लग रहा है। ठीक है, हाँ बेटे बहुत आसान है। आगे, where old agreement come into the end, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, and new partnership among the remaining partners come into the existence। मैं दोबारा से बोलता हूं, where old agreement, कि जो पुराना एग्रीमेंट था comes into the end, खत्म हो गया, and new partnership agreement among the remaining partners comes into the existence, और रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर्स के बीच में एक नया अग्रीमेंट बन गया, एक नया एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आ गई। पक्का?
क्लियर है मेरे बच्चों को यहां तक सारे का सारा? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर फर्म से कैसे रिटायर हो सकता है? मैं कहा जी बहुत आसान तरीके हैं। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, हमारे एग्रीमेंट में लिखा था कि ये एक पार्टनर इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आएगा और इस स्पेसिफिक पीरियड के खत्म होते ही ये पार्टनर हमारी फर्म को छोड़कर चला जाएगा। उस केस में इफ एग्रीमेंट कम्स इनटू द एंड, कि एग्रीमेंट खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा, इफ ऑल द पार्टनर एग्री ऑफ हिज रिटायरमेंट, एक पार्टनर कह रहा है मैं जाना चाहता हूं, सभी पार्टनर एग्री कर जाते हैं, तो जा भाई, हम तेरे को रोक नहीं रहे। तीसरा, इफ पार्टनरशिप इज एट विल से, अपनी इच्छा से, बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर, एक पार्टनर अपनी इच्छा से रिमेनिंग पार्टनर्स को एक नोटिस दे देता है कि मैं फर्म छोड़कर जाना चाहता हूं, तो जा भाई, जा, फर्म छोड़ दे। अच्छा सर, फिर सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है? ध्यान से समझना। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री ऑफ हिज रिटायरमेंट, सभी पार्टनर एग्री कर जाते हैं एक पार्टनर को निकालने के लिए, तो फिर उसको फर्म छोड़ के जाना पड़ेगा। थर्ड केस में वो खुद ही कह रहा है कि मैं फर्म में नहीं रहना चाहता, एक रिटर्न नोटिस देगा और फर्म छोड़कर चला जाएगा। जो जो उसकी ऑब्लिगेशंस होंगी वो फुलफिल कर जाएगा, पे कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, तो फर्म छोड़कर जा सकता है। इसको हम बेटा बाद में पढ़ेंगे। आओ जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाए। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है जी। आओ चलते हैं। लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसकी लायबिलिटी क्या है? रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद। आओ जी समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर रिटायरमेंट, बेटा कैसे? रिटायरमेंट से पहले। आओ समझे बिफोर रिटायरमेंट क्या है। अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन लाइबल, जो पार्टनर रिटायर हो गया वो रिमेन लाइबल, अभी भी लाइबल है रिटायरमेंट से पहले, फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, मतलब उसकी रिटायरमेंट से पहले फर्म के सभी एक्ट्स के लिए वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले फर्म ने गलत डिसीजन ले लिया, 10 लाख का लॉस हो गया और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% है, तो वो पार्टनर भी 2 लाख रुपए की लायबिलिटी के लिए बाउंड हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, सही बात है गलत बात है? रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट से जस्ट पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिटायरिंग पार्टनर विल रिमेन लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब तक वो रिटायर हो नहीं जाता, रिटायरमेंट के दिन तक, रिटायरमेंट होने से पहले तक जो भी फर्म की ऑब्लिगेशंस होंगी, जो भी एक्ट होंगे, उसके लिए वो जाने वाला पार्टनर भी लाइबल और रिस्पॉन्सिबल होगा। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है जी। हाँ, सुमित पूछ रहा है सर, मान लो कोई पेनल्टी, कोई इंप्रिजनमेंट या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन बाद में अराइज होती है पहले वाली, समझ आया सबको? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मान लो हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, 5 पार्टनर कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और हमने उसकी वारंटी गारंटी दी थी कि भाई इस बिल्डिंग को यदि कुछ हो गया ना अगले 1 साल तक, तो उसके लिए हम लाइबल हैं। अब 4 महीने बाद पार्टनर रिटायर हो गया, उसके 2 महीने बाद, अभी तक उसकी वारंटी चल रही है, वो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, गिर गई, ठा भम, खत्म हो गई बिल्डिंग, 50 लाख रुपए देने पड़े हमें। तो सर हम उस पार्टनर को लाइबल कर सकते हैं? क्या हम उस पार्टनर को लाइबल कर सकते हैं? ठीक है जी। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, किताब पढ़ें, बुक पढ़ें, सीनियर से कंसल्ट करें, टीचर से कंसल्ट करें और मुझे इसका आंसर जरूर दें कि ये कहता है कि रिटायरमेंट से पहले तक तो लाइबल है, रिटायरमेंट के बाद लाइबल नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अपने टीचर से पूछना, अपने सीनियर से पूछना, कहीं से पूछना, मुझे इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना, मुझे बताना जरूर इसका जवाब, आंसर देना मुझे आप लोग इसका, कि कोई पास्ट की लायबिलिटी फ्यूचर में राइज हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, कोई पास्ट की लायबिलिटी फ्यूचर में राइज हो जाती है रिटायरमेंट के बाद,
तो क्या वो रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होगा? मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। हमने पिछले साल एक प्रोडक्ट बेचा था जिसकी वारंटी 3 साल है, जिसकी वारंटी 3 साल है। 1 साल बाद पार्टनर रिटायर हो गया और उसके 1 साल बाद वो जितने भी हमने प्रोडक्ट बेचे थे वो सारे डिफेक्टिव थे। वो सारा प्रोडक्ट मार्केट से क्या हो गया? वापस आ गया। वापस आ गया तो हमने क्या किया? हमने उसको रख लिया। हमारा हेवी लॉस हुआ। क्या उस हेवी लॉस के लिए हम गए? वो सेल तो कब की थी? जब वो पार्टनर था। क्या हम उसको लाइबल रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं? क्या हम उसकी लायबिलिटी राइज कर सकते हैं इसके अंदर? पक्का बताओगे? ठीक है जी, ये आपके लिए एक केस स्टडी हो गई, ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। ठीक है जी, आओ चलें आगे चलते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट, क्या बेटा? आफ्टर रिटायरमेंट, क्या रिटायरमेंट के बाद भी, क्या रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरिंग पार्टनर लाइबल हो सकता है? हां सर, हो सकता है। किस सिचुएशन में हो सकता है? आओ जी समझें। ही और शी ऑल्सो लाइबल टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति वो अभी भी लाइबल हो सकता है फॉर द एक्ट ऑफ हिज फर्म, फर्म के एक्ट के लिए, इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट गिवन, जब तक उसकी रिटायरमेंट का नोटिस दिया नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हम 5 पार्टनर थे, मैं भी उसमें एक पार्टनर था, सबसे ज्यादा रेपुटेशन मेरी थी उसमें। हमें सप्लायर्स, ऐसा था, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। पहले सिर्फ मैं अकेला बिजनेस करता था, मैंने खूब स्ट्रगल किया, खूब मेहनत करी, खूब काम किया, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करी। जो मेरे क्रेडिटर थे, सप्लायर थे, जिनके यहाँ से हमारे गुड्स आते थे, वो मुझे भली भांति अच्छे से जानते थे, मेरे बिहेवियर, मेरे नेचर को जानते थे। वो जानते थे कि पारसपुरी जी कभी किसी का पैसा नहीं रोकते, पारसपुरी जी कभी किसी का पैसा नहीं रोकते। जब डेट आती है उससे 2 दिन पहले ही पैसे पकड़ा देते हैं। अच्छी बात है सर। फिर धीरे धीरे मैंने बिजनेस ग्रो किया। मैंने रामलाल, श्यामलाल, चुन्नीलाल, मुनीलाल सबको अपना क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। पर अभी भी सप्लायर से डायरेक्ट डील मेरी होती थी। मैं ही फोन करता था, 20 लाख का माल भेज दो, 30 लाख का माल भेज दो, 40 लाख का माल भेज दो। और टाइम से पहले उन सभी लोगों के मैं पैसे भी दे दिया करता था। ऐसा हुआ कि मैंने फर्म, डिस्प्यूट हुआ, समय बदला, वो सब बड़े पार्टनर्स हो गए, मैं समय के साथ इतना बड़ा नहीं हो पाया। उन्होंने डोमिनेंट नेचर हो गई उन चारों की मिलकर, और मुझे एक दिन फर्म छोड़कर जाना पड़ा। तो मैं फर्म से क्या हो गया? रिटायर हो गया। मेरे खुद अपने कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, हेल्थ इश्यूज थे, फैमिलीज इश्यूज थे, तो मैंने फर्म क्विट कर दी। मैं तो अपना चला गया। ये चारों के चारों निकम्मे थे। ये चारों के चारों का बिलीफ सिस्टम था कि सप्लायर्स के पैसा रोक के चलो, और मेरा सिस्टम क्या था भाई? सप्लायर को एडवांस दे के चलो और उससे हैवी डिस्काउंट लो। समझ रहे हो? इनका बिलीफ सिस्टम कुछ और था। और मैंने क्या किया? मैं फर्म छोड़कर चला गया, रिटायर हो गया फर्म से, मैं तो चला गया अपना। हमारे पांचों के बीच में जो सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई, सब कुछ हुआ, सारी सेटलमेंट्स हुई, मैं अपना फर्म छोड़कर चला गया। अब उन लोगों ने क्या किया? फोन करके माल मंगाना शुरू कर लिया, वहां से माल आता भी रहा, इसी गुड फेथ में कि पारसपुरी जी अभी भी इस फर्म के पार्टनर है। एक दिन वो 20-50 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ तक का माल मार्केट से ले चुके थे। एक दिन मेरे को 2-4 सप्लायर्स का, क्रेडिटर्स का, वेंडर्स का, उन लोगों का जिनसे हम सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, फोन आता है, पारसपुरी जी इस बार पेमेंट लेट हो गई। मैं कहा लेट हो गई? मैं कहा सर मैंने तो फर्म कब की छोड़ दी, मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आप चुनीलाल, मुनीलाल, हीरालाल और संतलाल को फोन कर लो, अब तो वही पार्टनर है। बोले वो पार्टनर है? हम तो जानते ही नहीं पारसपुरी जी, हम तो आपकी फेस वैल्यू पे, आपके सुंदर चेहरे पे इतना माल दिए चले जा रहे थे। हम तो सोच रहे थे पारसपुरी जी लायबल है, पारसपुरी जी रिस्पॉन्सिबल है, हम पिछले 15 साल से, 20 साल से आपसे तो डील कर रहे हैं। मैं कहा बिल्कुल कर रहे हो जी, मैंने तो फर्म छोड़ दी,
आगे से उसका फोन पे जवाब है कि भाई साहब यदि आप नहीं थे तो मैं तो 10 लाख का भी माल नहीं देता, मैं तो 70 लाख का माल दे चुका हूं, मैं तो 10 लाख का भी माल ना देता, मैं तो जानता भी नहीं उनको, और मार्केट में उनकी रिपोर्ट वैसे भी अच्छी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपकी फेस वैल्यू पे 70 लाख रुपए का माल आपकी फर्म में पहुंचा दिया। मैंने कहा सर मेरे को तो फर्म छोड़े हुए 3 महीने हो गए हैं। कह रहा सर मुझे नहीं पता, आप ही लाइबल हो, क्योंकि आज तक हमारी डील आपसे ही होती थी, हम आपकी ही शक्ल को जानते थे, हम आपको ही जानते थे, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं कहा भाई मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हूं, बता जरा, मैंने तो फर्म छोड़ दी। कह रहा मुझे तो नहीं पता था ना, बताओ किसकी गलती है, मेरी गलती है कि उसकी गलती है? सर मेरी गलती है। मुझे रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म से रिटायर होने के बाद एक न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देना चाहिए था, एक एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए थी, जिसमें लिखना चाहिए था कि पारसपुरी सो एंड सो फर्म के जो पार्टनर थे वो फर्म से रिटायर हो गए, अब इनका इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, आगे से किसी भी लायबिलिटी के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक्ट के लिए पारसपुरी जी बाउंड नहीं है, लाइबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेटा ये मेरे लिए एज वेल एज फर्म के लिए, दोनों के लिए ही बेनिफिशियरी है, दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियरी। अब मैं इसी सिचुएशन को वैसा वर्सा समझाता हूं, सिर्फ मेरा नुकसान नहीं है, इसमें कई बार फर्म का भी नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरी सिचुएशन समझना, मैं इसी स्टोरी का सेकंड फेस समझाता हूं, सिक्के का दूसरा पहलू, अनदर फेस ऑफ द कॉइन। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। ऐसा है कि मैं अपने सारे डेटर्स के साथ अच्छे रिलेशन है, मैं ही माल डिलीवर करवाता हूं ट्रांसपोर्ट से, और मैं ही सारे कस्टमर्स डेटर्स के टच में रहता हूं, और सारी पेमेंट्स मैं ही लेके आता हूं, दिल्ली के बाहर के सारे बड़े बड़े टूर मैं ही लगाता हूं। मैं रिटायर हो गया, मैं क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब मेरे मन में एक ख्याल आया, मैं कहा क्यों ना एक चीटिंग और फ्रॉड किया जाए। क्या किया जाए, क्या किया जाए? मैं गया दिल्ली से बाहर, जितने भी हमारे डेटर्स थे, कस्टमर्स थे, उनके पास गया, पेमेंट ली, घर आया और बोरिया बिस्तरा पैक करा और कहीं और शिफ्ट हो गया। अब वो लोग फोन कर रहे हैं, वो लोग फोन कर रहे हैं, फर्म फोन कर रही है कि भाई साहब आपने 20 लाख का 30 लाख का माल लिया था हमसे, उसकी पेमेंट करो। वो आगे से डेटर फोन पे बोलते हैं सर वो तो पारसपुरी जी ले गए पेमेंट, हमने तो पारसपुरी जी को दे दिया। वो बोल रहे जी पारसपुरी को तो रिटायर हुए फर्म से 3 महीने हो गए, वो कैसे पेमेंट ले गए सारी की सारी, चोर है साला, वो तो गलत किया उसने। वो मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे फोन पे आ रहा है ये फोन नंबर अब उपलब्ध नहीं है। वो समझ गए पारसपुरी क्या कर गया, ये तो भाई शिंडी लगा गया, फ्रॉड कर गया साला एक नंबर का। बड़ा यार, अब बच्चे कह रहे हैं सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, भाई बड़ा गुस्सा आता है। अभी तो मैं कंट्रोल करके बोल रहा हूं, एक आधी गाली वाली नहीं दी, ठीक है, सुन रहे हो भाई। बड़ा गुस्सा आता है जब आपके साथ कोई फ्रॉड और चीटिंग कर जाता है। एक तो फर्म से रिटायर हो गया, अपना हिस्सा ले गया सारे का सारा, ऊपर से मार्केट से जिससे पैसा लेना था पैसा लेके भी मैं गायब हो गया। वो पैसा लेना किसका था, फर्म का था, उन पार्टनर्स का था, और पैसा उड़ा के कौन ले गया, मैं। इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो दोबारा पेमेंट करेंगे? नहीं सर, वो दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे, दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। फर्म की गलती है, फर्म को भी पब्लिक नोटिस देना चाहिए था। इट मींस सेफर साइड के लिए दोनों ही पब्लिक नोटिस दे देते हैं। फर्म भी पब्लिक नोटिस दे देती है कि जी पारसपुरी जो हमारा एक पार्टनर था वो फर्म से रिटायर हो गया, इसका अब इस फर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, आगे से कोई भी इसको पेमेंट ना करे, यदि करे तो अपने एंड पे करे, हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक छोटा टाइम है आपके पास? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं सर बहुत टाइम है। एक और एग्जांपल बताता हूं। मैं फर्म से रिटायर हुआ, मैं फर्म से क्या हुआ, रिटायर हुआ, और मैंने मार्केट से माल उधार पे खरीदना शुरू कर दिया। किसके नाम पे, फर्म के नाम पे। लोगों को तो पता ही नहीं कि पारसपुरी जी अब इस फर्म से अलग हो चुके हैं, पारसपुरी तो यहां से जा चुके हैं। लोग उधार पे उधार दिए चले जा रहे हैं, किसके नाम पे, फर्म के नाम पे। मैं फर्म की गुडविल रेपुटेशन को यूज करके अपने बिजनेस में उधार लिया चला जा रहा था, और जब पेमेंट की बारी आई तो मैं गायब हो गया। वो क्रेडिटर सप्लायर्स
फोन करने लगे फर्म में कि जी पारसपुरी ने मान लिया था। पारसपुरी ने मान लिया था? पारसपुरी को तो रिटायर हुआ 6 महीने हो गए फर्म से, वो जो माल ले रहा था उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो क्रेडिटर सप्लायर कहेगा पहले भी पारसपुरी सामान मंगवाता था ना फर्म के नाम पे, क्या बिल्कुल मंगवाता था, तब वो हमारा पार्टनर था, अब वो हमारा पार्टनर नहीं है। सप्लायर बोलेगा भाई साहब मुझे नहीं पता कब वो आपका पार्टनर था और कब वो आपका पार्टनर नहीं था, मैं नहीं जानता। इसीलिए पार्टनर और फर्म दोनों ही अपने आप को सेफ रखने के लिए एक पब्लिक नोटिस दे देते हैं। फर्म कह देती है कि ये पार्टनर रिटायर हो गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई भी यदि हमारी फर्म के बिहाफ पे इससे डील ना करे, इससे जो भी डील करे अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे करे, इसकी पर्सनल कैपेसिटी पे करे। अब वो पारसपुरी फर्म का पार्टनर नहीं है, अब वो पारसपुरी एक इंडिविजुअल है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? हाँ सर। उसी प्रकार से पार्टनर भी नोटिस दे देता है पूरी मार्केट में सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक्स को कि आज के बाद मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, मेरी कोई भी लायबिलिटी अराइज यहां पर नहीं होती, मैं इस फर्म को छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है जी, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। आओ जी चले। आफ्टर रिटायरमेंट ही और शी ऑल्सो लाइबल टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ये जो भी पार्टनर पुलिंग है या स्त्रीलिंग है, लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फर्म के हर एक्ट के लिए आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद भी, जब तक वो पब्लिक नोटिस सर्व नहीं कर देता। ओके हाँ सर, यहां तक हमें सारी बात समझ आ गई। आओ जी अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। कुछ तो नए टॉपिक है, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं एडमिशन जैसे, पर मैं सॉरी फिर दोबारा से ये चैप्टर आपको करवाऊंगा। वो भाई ओ नहीं भाई बिल्कुल ठीक हूं, वो कह रहा है सर मुझे लग रहा है कोरोना हो गया, थप्पड़ मारूंगा यहीं से, नालायक ना हो तो। अब वैसे यार बोलते बोलते गले में कुछ हो गया, ठीक है डरना मत, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आओ, टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। आओ जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले भी पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पहले भी पढ़ा था, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम पहले भी करी थी, कैपिटल एडजस्टमेंट पहले भी करी थी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम उसी टाइम खड़े पैर तो नहीं पैसे पे कर सकते। ऐसा हुआ एक पार्टनर रिटायर हुआ, उसका 50 लाख रुपए का अकाउंट आगे खड़ा हो गया, अमाउंट कि 50 लाख देने, जेब में पड़े हैं क्या फर्म की, ये लो 50 लाख निकाले और दे दिए। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आओ जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और वो जो 50 लाख हम दे नहीं पाए उसको हम लोन में खड़ा कर देंगे और बाद में चल के दे देंगे। और कैसे देंगे? टुगेदर विद इंटरेस्ट। लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सब कुछ हम यहां पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं। आओ मैं एक बार फिर से बता दूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। आओ जी डिस्कस करते हैं क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आओ पढ़ते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब हम 5 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, तो इस पार्टनर के जाने के बाद जिस रेशियो में बचे हुए 4 पार्टनर्स फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी को बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टनर। किसी एक पार्टनर, स्पेसिफिक पार्टनर के जाने के बाद जिस रेशियो में फर्म के प्रॉफिट को बांटा जाएगा बचे हुए पार्टनर्स में इज कॉल्ड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गॉट इट? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? इसी को क्या बोलेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर व्हाट इज गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो क्या है? आओ जी समझे। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स, देखो बेटा 5 थे, एक गया, ये जो एक गया इसका कुछ शेयर था पहले फर्म में 10%, 20%, 25%, कुछ भी। इस शेयर को ए ने लिया या बी ने लिया
या सी ने लिया या डी ने लिया या चारों ने कुछ कुछ लिया। मतलब बोलो मेरे साथ साथ, जिस रेशियो में चारों पार्टनर्स ने जाने वाले पार्टनर का शेयर एक्वायर किया, रख लिया, उसी रेशियो को क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। मान लो 4 पार्टनर है, ये 5वां जो गया है ये अपना सारा शेयर ए को दे गया, तो बताओ ए कौन है? ए इज अ गेनिंग पार्टनर, ए इज अ गेनिंग पार्टनर, और बाकी तीनों कौन है? नॉन गेनिंग। ये जो गया, ये जो मेरा थंब गया, वो गया नहीं मतलब थंब रिटायर हो गया, ये अपना शेयर इन दोनों को दे गया, तो ये दोनों कौन है? गेनिंग पार्टनर्स। ये जो गया ये इन तीनों को अपना शेयर दे गया, तो ये तीनों कौन हो गए? गेनिंग पार्टनर्स। ये जो गया इन चारों को अपना कुछ शेयर दे गया, तो ये चारों कौन हो गए? गेनिंग पार्टनर्स। आओ पढ़े एक बार। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर, द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर, रख लेंगे शेयर रिटायरिंग पार्टनर का, इज कॉल्ड एज गेनिंग रेशियो। ये क्या कहलाएगी? गेनिंग रेशियो। ये क्या कहलाएगी बेटा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है सर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, बजना चाहिए गाना, वो गाना गाना गाना, सॉन्ग। एस मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा ऐसे नहीं लिखता, ऐसे बड़ा करके लिखता हूं थोड़ा सा, सॉन्ग। आओ जी, एस मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। यदि यहां से जा रहे हो तो ओल्ड माइनस न्यू है, और गेनिंग निकालना चाहते हो तो न्यू माइनस ओल्ड है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यार। गेनिंग रेशियो क्या है? जो अब रेशियो है उसमें से माइनस कर दो जो पहले रेशियो थी, तो क्या निकल आएगा? गेन। मान लो ये 20% का पार्टनर था और ये 10% का पार्टनर था, ये अपना सारा शेयर इसको दे गया, ये अपना 20 का 20% शेयर इसको दे गया, तो इसका शेयर कितना हो गया? 30%। कितना हो गया? 30%। न्यू 30 है, पहले 10 था, तो ये कितना गेन कर रहा है? 20% गेन कर रहा है। ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। आगे समझते हैं। इफ गेनिंग रेशियो इज नेगेटिव, यदि गेनिंग रेशियो क्या आ गई बेटा? नेगेटिव आ गई, इट मींस इट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब ये है कि ये एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ये क्या बेटा? एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। पक्का? कोई डाउट? पक्का? ठीक है जी। टाटा बाय बाय, सी यू बेटा, मौज लो।